Hello everyone. Welcome back to the videos where we are revising for the upcoming patent agent examination using the patents manual. In this video, we'll be discussing about the divisional application and the patent of addition. तो सबसे पहले अगर डिविजनल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इट इज गिवन इन सेक्शन 16 ऑफ द पेटेंट्स एक्ट। डिविजनल एप्लीकेशन किस केसेस में कंसिडर किया जाता है? सो जनरल इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो एक एप्लीकेंट एट एनी टाइम बिफोर द ग्रांट, अगर उसको ऐसा लगता है कि कंट्रोलर ने एक ऑब्जेक्शन रेज किया है दैट जो क्लेम्स है हमारे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में दे रिलेट टू मोर देन वन इन्वेंशन, तो उस ऑब्जेक्शन को रेमेडी करने के लिए एप्लीकेंट एक फर्दर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है ऑफ द इन्वेंशन डिस्क्लोज्ड इन प्रोविजनल या कंप्लीट एप्लीकेशन ऑलरेडी फाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट मेंशन एप्लीकेशन। बेसिकली वो एक उस पर्टिकुलर अगर एक एप्लीकेशन में उसने ऐसे इन्वेंशन के लिए एप्लीकेशन फाइल की है जो रिलेट टू मोर देन वन इन्वेंशन, तो उनको सेपरेटली फाइल कर सकता है वो to remedy the objection raised by the controller on the grounds that the claim of a complete specification relate to more than one invention। तो ये हमारा will convert into divisional application। अगर जो पीओए है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो हमने फर्स्ट मेंशन्ड एप्लीकेशन के केस में फाइल किया हुआ है। इट एक्सप्रेसली authorizes the patent agent to act on his or her behalf in connection with such application, including any divisional arising out therefrom. A copy of POA is not required to be filed again in the case of divisional application so filed. So basically कि अगर हमने कोई एप्लीकेशन फाइल की है जिसके अगेंस्ट हमको दो एप्लीकेशन डिविजनल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ी ड्यू टू ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द कंट्रोलर, तो उस केस में क्या रहेगा कि अगर हमने पीओए दे रखा है, किसी पेटेंट एजेंट को ऑथराइज कर रखा है, तो हमें दोबारा से पीओए नहीं फाइल करना है जब हम उसकी डिविजनल एप्लीकेशन फाइल करते हैं। हाउएवर अगर कोई पीओए नहीं दे रखा है हमने किसी पेटेंट एजेंट को और हमने एक पीओए फाइल किया था फर्स्ट मेंशन एप्लीकेशन के लिए, एक एक्सप्रेस ऑथराइजेशन नहीं दे रखा है, तो हमें एक फ्रेश पावर ऑफ अटॉर्नी फाइल करना पड़ेगा दोबारा से जब हम एक डिविजनल एप्लीकेशन फाइल करते हैं। ठीक है। इस केस में अगर एक एप्लीकेंट ने प्रूफ ऑफ राइट सबमिट किया हुआ है विद द फर्स्ट मेंशन एप्लीकेशन, सो उस केस में दोबारा से अगर उसी एप्लीकेशन का डिविजनल बन रहा है तो दोबारा से प्रूफ ऑफ राइट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। जो एग्जामिनेशन है डिविजनल एप्लीकेशन की, इट विल बी डन विज वी द फर्स्ट मेंशन एप्लीकेशन। पहला मेंशन एप्लीकेशन जो रहेगा उसके बेसिस पे ही एग्जामिनेशन की प्रायोरिटी रहेगी। मतलब कि अगर दो या उससे ज्यादा डिविजनल एप्लीकेशन फाइल की गई है हमारे द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट मेंशन एप्लीकेशन, तो जो एग्जामिनेशन होगा दूसरी वाली या फिर दूसरी डिविजनल एप्लीकेशन का, वो किस रिस्पेक्ट में रहेगा? वो फर्स्ट मेंशन एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में रहेगा, ताकि डबल पेटेंटिंग नहीं रहे। फर्स्ट मेंशन एप्लीकेशन एंड दूसरी जो डिविजनल फाइल की है उसके रिस्पेक्ट में हमारा एग्जामिनेशन रहता है, ताकि डबल पेटेंटिंग ना हो। तो मतलब सेपरेटली रहेगा लेकिन विज़ द फर्स्ट मेंशन एप्लीकेशन। जो डेट ऑफ फाइलिंग है डिविजनल एप्लीकेशन की, इट विल बी सेम एज द फर्स्ट मेंशन, जिसके अंदर से हमने उसको डिवाइड करके न्यू एप्लीकेशन फाइल की है। प्रायोरिटी डेट्स के अकॉर्डिंग आ गया ये तो। ठीक है। इस केस में टर्म ऑफ पेटेंट की अगर बात करें, जब वो ग्रांट हो जाएगा डिविजनल एप्लीकेशन का भी, तो उस केस में भी इट विल बी 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द फर्स्ट मेंशन्ड एप्लीकेशन या फिर इंटरनेशनल फाइलिंग डेट जो प्रायोरिटी डेट होती है। तो अगर कोई इंडियन हमने इंडिया में फाइल की है इंडियन पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, तो टर्म ऑफ पेटेंट डिविजनल एप्लीकेशन का वही रहेगा 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फर्स्ट एप्लीकेशन। या अगर हमने पीसीटी नेशनल फेज के अंडर फाइल की है तो इंटरनेशनल फाइलिंग डेट की जो फर्स्ट प्रायोरिटी डेट है उसके अकॉर्डिंग उसका टर्म ऑफ पेटेंट कैलकुलेट होगा। डिविजनल एप्लीकेशन के केस में जो क्लेम्स है वो किस पे बेस्ड होंगे? जो हमने पहली अर्लियर एप्लीकेशन डिस्क्लोज की है उसके बेसिस पे ही डिविजनल एप्लीकेशन के क्लेम कंसिडर होंगे। कोई एडिशनल क्लेम्स अलाउड नहीं होते डिविजनल एप्लीकेशन में। एडिशनल क्लेम जो कि उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जो हमने प्रायर डिस्क्लोज किए थे, अगर उसके स्कोप में फॉल नहीं कर रहे हैं तो वो अलाउेबल नहीं होंगे। सो सब्जेक्ट मैटर
इम्पोर्टेंट है कि सब्जेक्ट मैटर पहली फर्स्ट मेंशन्ड एप्लीकेशन में डिस्क्लोज रहा हो। उसी के बेस पे जब डिविजनल एप्लीकेशन बनेगी तो उसका जो क्लेम्स हैं वो उसी अकॉर्डिंग बनेंगे, एंड कोई भी न्यू एडिशनल क्लेम आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द डिस्क्लोजर नहीं अलाउ किया जाएगा, या न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करनी नहीं अलाउड है। देन हम लोग आते हैं कंटेंट्स ऑफ डिविजनल एप्लीकेशन पे। वही सेक्शन 16 के सब सेक्शन में सारा गिवन है ये एक्ट के। डिविजनल एप्लीकेशंस जो है, इट shall be accompanied by a complete specification and shall not include any matter not disclosed in substance in the first application। जो मैंने अभी जस्ट बोला कि न्यू जो डिविजनल एप्लीकेशन होगी वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ ही होगी, और उसमें आप न्यू चीज डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उसी को डिवाइड करा जाएगा। तो ऑल्सो जो फर्स्ट मेंशन एप्लीकेशन है और जो डिविजनल एप्लीकेशन है वो कंट्रोलर के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग अमेंड की जा सकती है, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि neither of the complete specification includes the claim for any matter disclosed in the other। बेसिकली अगर कंट्रोलर ने बोला है कि अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो उन कंट्रोलर के डायरेक्शन पे ही वो अमेंडमेंट किया जा सकता है इन द फर्स्ट एप्लीकेशन एंड जो डिविजनल एप्लीकेशन उसमें से निकली है। और सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि दोनों के कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में कोई ऐसा क्लेम ना हो जो कि एक दूसरे में डिस्क्लोज्ड हो, तो दे हैव टू बी सेपरेट। प्रायोरिटी की अगर हम बात करते हैं तो divisional application is treated as a substantive application and accorded with the date of filing of a first mention application with a separate application number। तो इसका जो प्रायोरिटी डेट रहेगी वो वही रहेगी जो फर्स्ट एप्लीकेशन की थी जिसमें से ये डिविजनल निकल के आया है, बस इसका जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। और जो क्लेम्स है उस पर्टिकुलर डिविजनल एप्लीकेशन की वो सेम रहेंगी जो कि हमारी फर्स्ट मेंशन एप्लीकेशन की प्रायोरिटी डेट या डेट ऑफ फाइलिंग के बेसिस पे क्लेम्स की प्रायोरिटी थी। ठीक है, डिविजनल एप्लीकेशन एज अभी मेंशन किया शैल बी एग्जामिन्ड विज़-अ-वी द फर्स्ट मेंशन एप्लीकेशन टू अवॉइड क्लेम ओवरलैप रिजल्टिंग इन डबल पेटेंटिंग। इसको हम सब्सटैंटिव कैसे ट्रीट करते हैं डिविजनल एप्लीकेशन को, जो अभी बोला कि इट इज सब्सटैंटिव एप्लीकेशन इन द सेंस दैट इसका एक सेपरेट फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड, सेपरेट रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन हमें फाइल करनी होती है, इट हैज टू बी प्रोसिक्यूटेड सेपरेटली, एंड जो रिजल्ट है वो एक इंडिपेंडेंट पेटेंट इसका रिजल्ट होता है। ठीक है, तो चार चीजें हैं कि डिविजनल एप्लीकेशन की फीस अलग से पे की जाएगी, उसकी रिक्वेस्ट जो है एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट अलग से फाइल करी जानी है, उसका पूरा प्रोसिक्यूशन सेपरेटली होगा, एंड जो भी उसका रिजल्ट रहेगा इफ इट इज ग्रांटेड इट विल रिजल्ट इन अ सेपरेट पेटेंट फ्रॉम द which will be different from the first mentioned application। अब अगर अप्रोप्रिएट ऑफिस की बात करें तो वी नो दैट डिविजनल एप्लीकेशन जो है इट विल बी फाइल एट द अप्रोप्रिएट ऑफिस एज इट वाज ऑफ द फर्स्ट मेंशन्ड एप्लीकेशन एज पर द jurisdiction। और जो रेफरेंस है, डिविजनल एप्लीकेशन जिस एप्लीकेशन से निकल के आई है उसका कंप्लीट स्पेसिफिकेशन अकम्पनिंग द डिविजनल हैज टू contain a specific number to the original application from which the divisional application is made। जिस ओरिजिनल वाली में से डिविजनल एप्लीकेशन निकल के बाहर आई है, तो हमारी जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हम फाइल कर रहे हैं डिविजनल एप्लीकेशन के लिए, तो उसके लिए हमें अपनी ओरिजिनल एप्लीकेशन का नंबर भी रेफर करना है, ताकि हमें ये पता रहे कि भाई इसमें से डिविजनल एप्लीकेशन निकल के आई है। फीस की अगर बात करें तो जो भी फीस एप्लीकेबल है वो डिविजनल के लिए भी सेपरेटली पेएबल होगी, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज अ सब्सटैंटिव एप्लीकेशन। नेक्स्ट अगर हम पेटेंट ऑफ एडिशन की बात करते हैं, सेक्शन 54 55 के अकॉर्डिंग है। पेटेंट ऑफ एडिशन क्या है कि जब आप एज एन एप्लीकेंट व्हेन वी कम अक्रॉस, मतलब व्हेन वी हैव इन्वेंट एक हमने इन्वेंशन फाइल कर रखी है किसी पेटेंट एप्लीकेशन के लिए, तो उसमें हम अपने एंड से एक इम्प्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन करते हैं उस पर्टिकुलर इन्वेंशन में। ठीक है, एंड या तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो हमने उस इन्वेंशन के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन फाइल कर दी है या फिर हमको उसकी ऑलरेडी ग्रांट मिल चुकी है, एंड उसके बाद फाइलिंग के बाद मतलब अप्लाई करने के बाद या ग्रांट के बाद हमने एक इम्प्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन लाए हम उस इन्वेंशन में, तो उस केस में हम
जो है एप्लीकेशन फॉर पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल करते हैं, जब सिमिलर इन्वेंशन का कोई मॉडिफिकेशन या इम्प्रूवमेंट होता है। तो पेटेंट ऑफ एडिशन जो है वो कब फाइल किया जा सकता है? इट कैन बी फाइल्ड ऑन द सेम और द सब्सिक्वेंट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ मेन, जो मेन पेटेंट जिसके रिस्पेक्ट में हमने इम्प्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन की है, जिसके रिस्पेक्ट में हम पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल करना चाह रहे हैं, या तो उसकी सेम डेट पे या फिर उसकी सब्सिक्वेंट डेट ऑफ फाइलिंग पे हम पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है कि जो पेटेंट ऑफ एडिशन है वो सिर्फ और सिर्फ तभी ग्रांट किया जाता है जब पहला जो मेन पेटेंट है वो ग्रांट हो जाए। तो मेन पेटेंट के ग्रांट होने के बाद ही पेटेंट ऑफ एडिशन ग्रांट किया जाएगा। तो अगर किसी पेटेंटी, जैसे नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि अगर कोई पेटेंटी है, एप्लीकेंट है, पेटेंटी के पास दो पेटेंट्स है, तो एक इंडिपेंडेंट पेटेंट को हम पेटेंट ऑफ एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर दोनों का जो सब्जेक्ट मैटर है, किसी एक का सब्जेक्ट मैटर इज एन इम्प्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन ऑन द अदर पेटेंटेड इन्वेंशन। ये भी एक कंसिडरेशन की बात है। इन केस ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन, लेट्स से कि हमारा मेन पेटेंट जो है वो ग्रांटेड है, उसके बाद पेटेंट ऑफ एडिशन भी ग्रांट हो गया, तो उसके लिए सेपरेट रिन्यूअल फीस नहीं पे करने की नीड है ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द मेन पेटेंट। जितना भी टर्म बचा है फ्रॉम द 20 years, उसके लिए कोई भी सेपरेट रिन्यूअल फी नहीं कंसिडर पे करने की जरूरत है फॉर द पेटेंट ऑफ एडिशन। सेम उस कैलकुलेशन मेन पेटेंट के अकॉर्डिंग वो चलती रहेगी। और ये चीज अपने ध्यान रखिए रखनी है, इवन दो पेटेंट ऑफ एडिशन इज ग्रांटेड आफ्टर द ग्रांट ऑफ मेन पेटेंट, it will expire along with the main patent because it is just a modification or an improvement on the main patent, already patented invention या applied invention। ठीक है, तो पेटेंट ऑफ एडिशन है, नॉर्मल केसेस में इट विल एक्सपायर along with the main patent। लेकिन अगर मेन पेटेंट जो है, इफ मेन के पेटेंट जो है हमारा इट इज रिवोक्ड ड्यू टू सम रीजन, तो जो पेटेंट ऑफ एडिशन हमारा ग्रांट हुआ है उसको हम एक इंडिपेंडेंट पेटेंट में कन्वर्ट करा सकते हैं बाय रिक्वेस्टिंग, एंड फिर उसका जो रिमेनिंग टर्म होगा उसकी रिन्यूअल फी अकॉर्डिंगली हमने पे करनी है। जो डेट ऑफ फाइलिंग रहेगी पेटेंट ऑफ एडिशन की, जो प्रायोरिटी वो क्या रहेगी? वो वही रहेगी जिस दिन हमने पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल किया है, तो वो क्लेम्स की प्रायोरिटी डेट का चेंज रहेगा। अब अगर हम नॉवेल्टी और इन्वेंटिव स्टेप की बात करें पेटेंट ऑफ एडिशन के केस में, सेक्शन 58 के अंदर ये चीज प्रोवाइड, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि एक पेटेंट ऑफ एडिशन की एप्लीकेशन में the patent of addition it cannot be challenged on the ground of lack of inventive step with respect to the disclosure in the main application। अगर हमने किसी एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल किया है, तो उसको पेटेंट ऑफ एडिशन को चैलेंज नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ, कि भाई उसमें इन्वेंटिव स्टेप नहीं है, ऑन द बेसिस कि भाई ये तो मेन पेटेंट में ये वाला इन्वेंटिवनेस मेन पेटेंट में डिस्क्लोज है, नहीं हो सकता बिकॉज वो उसी का मॉडिफिकेशन है। लेकिन जो डिस्क्लोजर है मेन एप्लीकेशन का या उस पर्टिकुलर पेटेंट का जो ग्रांट हो गया है, उसको हम नॉवेल्टी मे बी साइडेड फॉर नॉवेल्टी अगेंस्ट द एप्लीकेशन फॉर पेटेंट ऑफ एडिशन। सो नॉवेल्टी के अगेंस्ट उसका ग्राउंड पे चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन इन्वेंटिव स्टेप के केसेस में वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। रेफरेंसेस के मामले में जब हम कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर रहे हैं फॉर पेटेंट ऑफ एडिशन, सो ऑब्वियसली जैसे डिविजनल के केस में हमें रेफरेंस देना था मेन पेटेंट का, सेम वे से हमें जो मेन पेटेंट है उसका रेफरेंस नंबर देना है, स्पेसिफिक रेफरेंस देना है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में इन द एप्लीकेशन फॉर पेटेंट ऑफ एडिशन, and a definite statement that the invention comprises an improvement in or a modification of the invention as claimed in the specification of the main patent, या वो ग्रांट चाहे वो ग्रांटेड है चाहे वो अप्लाइड फॉर है। तो ये रूल 13 के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ तक हमारा डिविजनल एप्लीकेशन और पेटेंट ऑफ एडिशन के लिए सेक्शन कंप्लीट होता है। सो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।